नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंचे हुए थे आज, जहां उन्होंने पूज्य संत और ब्रह्मलीन महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की पुण्य स्मृति में आयोजित महामहोत्सव में शामिल हुए। आपको बता दें, इस अवसर पर संत महात्माओं की मौजूदगी में महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वहीं महामहोत्सव के दौरान अयोध्या की आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा की भव्य झलक भी देखने को मिली। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। हिंदू बाहुल्य था, सिंधी बाहुल्य था, जबरदस्ती वो अभी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। पंजाबी बाहुल्य था, जबरदस्ती उनके हवाले कर दिया गया। बंगाली बाहुल्य था। आज भी आप जाएंगे बांग्लादेश बॉर्डर पर जाकर के देखिए उस त्रासदी को, सारे हिंदू गांव, लेकिन जबरदस्ती बांग्लादेश को दे दिए गए। ये शर्मनाक कृत्य किसी और ने नहीं किया। ये शर्मनाक कृत्य क्या था? सत्ता के प्रति अति आतुर उस कांग्रेस ने, जिस पर इस देश ने आंखें बंद करके विश्वास किया था। उसने उस विश्वास की कीमत विश्वासघात के रूप में, इस रूप में हमें दी। आपने अभी ये चित्र देखा होगा, यहां पे जो वीडियो आपके सामने चला है, और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि एक बार जब आप जाएं तो थोड़ा बाहर जो प्रदर्शनी लगी हुई है उस प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए भी जाएं। उस प्रदर्शनी के चित्रों को देखें, अपनी वर्तमान पीढ़ी को भी अवगत कराएं। और केवल यहीं पे नहीं, पूरे प्रदेश भर के सभी नागरिकों से मैं कहूंगा कि इसका अवलोकन जरूर करें, अपने वर्तमान को भी समझाएं और आने वाली पीढ़ी को भी समझाएं ये क्या है, ये दृश्य क्या है, ये दृश्य क्या इंगित करता है। और याद रखना, जो लोग 1947 में मौन थे, जिनके स्वर उस समय भी नहीं फूट रहे थे, उनकी नजरें तब भी सत्ता में थी, सत्ता पर थी। एन केन प्रकारेण सत्ता मिले, देश की कीमत पर सत्ता मिले, उन लोगों के कृत्य आज भी वही है। आपने पिछले कुछ दिनों पूर्व बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर हुए कत्लेआम की घटना को देखा होगा। तब भी ये दल मौन थे, क्योंकि बांग्लादेश की घटना पर अगर ये कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करते तो उनको लगता था कि उनका वोट बैंक कहीं यहां खिसक न जाए। उनके लिए उन दलित हिंदुओं के कत्लेआम मायने नहीं रखता है, उनके लिए अपना वोट बैंक मायने रखता है। ये कोई दल बोला नहीं था, ये लोग तब भी मौन थे, ये आगे भी मौन रहने वाले हैं, क्योंकि ये अपने निहित स्वार्थ के लिए सत्ता को अपना केंद्र बना करके, उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना करके, उस पूरी सत्ता को अपनी पारिवारिक विरासत का हिस्सा बना करके देश के साथ यही धोखा करने वाले हैं। इन्होंने यही किया था और यही करने की मंशा के साथ ये लोग अव्यवस्था और अराजकता फैलाते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की।
कानपुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से तटीय गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें, पहाड़ी इलाकों में हो रही भारी बारिश का असर अब मैदानी क्षेत्रों में भी दिखाई देने रहा है। गंगा किनारे बसे दिवनीपुर गांव के आसपास पानी पहुंचने लगा है और खेतों में खड़ी फसलें जलमग्न होने की कगार पर है। बढ़ते जलस्तर से ग्रामीणों की परेशानियां जो है वो बढ़ गई हैं। वहीं गांव के बच्चों के सामने स्कूल पहुंचने की चुनौती खड़ी हो गई है। हालात ऐसे हैं कि बच्चों को नाव के जरिए स्कूल जाना पड़ रहा है। गांव में बाढ़ के बढ़ते खतरे ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है और प्रशासन की तैयारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी पर हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट देखिए। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब कहीं ना कहीं शहरी इलाकों में और कहीं ना कहीं गंगा के किनारे बसे गांव में देखने को पड़ रहा है। वही इस समय हम लोग कानपुर के डिवनीपुर गांव में मौजूद हैं, जहां मैं अपने कैमरामैन से चाहूंगा कि वो आपको साफ तौर पर दिखाए कि यहाँ पर गंगा का जल स्तर बढ़ने से गांव के किनारों में अब गंगा का पानी आ गया है, जिसके चक्कर में जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको काफी मशक्कत भी करनी पड़ रही है और काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। वही मैं आपको बताना चाहूँ कि गांव के किनारों में पानी आने से जो गांव वालों ने फसलें उगाई थी उनको भी उन पे काफी भारी नुकसान हुआ है, जिसके चक्कर में वह गांव वालों को और भी परेशानी हो रही है। वहीं आपको बता दें कि गांव के किनारे में पानी आने से जो गांव के बच्चे हैं उनको भी स्कूल जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और वह नाव के जरिए स्कूल जा रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहीं पे पीछे उस पार गंगा के उस पार गांव है, वहां पे वो है स्कूल, वहीं पे बच्चे इसी नाव से बैठकर स्कूल जाते हैं। और कहीं ना कहीं प्रशासन लगातार दावा कर रहा है कि जो गंगा के किनारे बसे गांव हैं उन पर लगातार प्रशासन द्वारा पेट्रोलिंग करी जा रही है और साथ ही साथ निगरानी रखी जा रही है। वहीं अगर बाढ़ का पानी बढ़ता है, अगर गांव के अंदर घुसता है, जिसको देखते हुए प्रशासन ने 1100 राहत किट तैयार करी है और शेल्टर हाउस भी बनाए हैं, जिसका प्रशासन लगातार दावा कर रहा है। यहीं पर आइए, हमारे साथ गांव के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। भाई, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमन। आप ही हैं जो ये नाव चलाते हैं? हाँ, जी हाँ। जो यहाँ के स्कूल के जो यहाँ के बच्चे हैं वो स्कूल कैसे जाते ये इसी नाव से जाते हैं और उनको स्कूल जाने में दिक्कत बहुत होती है। यहाँ से जंगल से होते नाव उस पार परमट में जाते पढ़ने के लिए। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, बच्चों को पढ़ने जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। हमें बस यही निवेदन है कि सरकार यहाँ पे बच्चों के लिए कुछ करे। यहाँ से परमट जाने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। स्कूल अपनी जान की बाजी लगा के स्कूल जाते हैं और बच्चों में पढ़ने का हौसला है। इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि सरकार से जल्द सूचना करा के यहाँ पे बच्चों को पढ़ने के लिए कोई सुविधा की जाए। ये तो इस पार कोई स्कूल बनवाया जाए बड़ा सा। हैं? लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिसको नाव से जाते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं एक खतरा है। क्या कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि नाव से गए हैं तो कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा? ये सब गांव डूबने वाले हैं, अभी डूब जाएगा। बच्चों को स्कूल जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसीलिए अभी सब आप सभी से निवेदन है कि यहाँ पे कोई सरकार से व्यवस्था कराई जाए, तो स्कूल यहाँ पे बनवाए, तो परमट जाने के लिए कोई रास्ता बनवाई जाए यहाँ से जल्द। अमन जी, वही जब गंगा अपने प्रचंड रूप पे आ जाती है तो ये गांव लगभग कितना पानी से डूब जाता है? ये पूरा गांव ही डूब जाता है, थोड़ा बड़ा बचता है उधर रोड साइड, और बाकी सब इधर का पूरा एरिया डूब जाता है। बस रास्ता बचती, जो गाड़ी वाड़ी आ जाती है, स्कूल जाने का सुविधा सब बंद हो जाती है। मैं अभी मैं तो मुझे पता चला कि यहाँ लाइट की भी समस्या बहुत ज्यादा है। हाँ, लाइट भी कट जाती, महीने 2 महीने लाइट भी नहीं आती। और यहाँ पे फिलहाल 2 दिन से लाइट भी नहीं आई है। बहुत ज्यादा यहाँ लाइट की सुविधा नहीं है। यहाँ पे लाइट की सुविधा की जाए। यहाँ पे आप सभी से यह निवेदन है मेरा। बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है और यहाँ पानी आ जाए तो कोई सुविधा नहीं रहती है, बत्ती की भी नहीं रहती है। अब सबसे ज्यादा आने जाने की दिक्कत सबको होती है, बच्चों को, और जो काम करने जाते हैं वो भी उनकी दिक्कत है, सबके लिए दिक्कत है। प्रशासन लगातार कहता है कि हमको निगरानी रख रहे हैं लगातार। कोई नहीं रखता निगरानी, यहाँ कोई नहीं आता है। बस उधर आगे गांव जाते हैं चैनपुर, जब ज्यादा पानी आता है बस। यहाँ तो कोई आता ही नहीं झांकने। स्कूल के बच्चे नाव से स्कूल जा रहे हैं? हाँ, आपके भी बच्चे हाँ, हमारे बच्चे भी जा रहे हैं। आप बच्चों को नाव से लेने जा रहे हैं? हाँ, सुबह छोड़ने जाना पड़ता है, लेने जाना पड़ता है, तो ये भी काफी सामना करना पड़ता है। कोई हादसा हो गया तो वो तो दिक्कत है ही है। तो यहाँ पर भी कोई जो पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग करी जाती गंगा पर, वो भी कुछ नहीं है सुविधा? अब उधर होती है यहाँ, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अभी अमन जी मिले, जिन्होंने बताया साफ तौर पर, जिनका कहना है कि लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे गांव वालों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है।
और बच्चे भी स्कूल जाने के लिए नाव के जरिए स्कूल जा रहे हैं। वहीं कहीं ना कहीं गंगा का जल स्तर गाँव के किनारे में आने से जो गाँव वालों ने फसलें उगाई थी उन पर भी उनका काफी भारी नुकसान देखने को मिला है। वहीं इनका ये भी दावा है कि प्रशासन द्वारा कोई भी निगरानी नहीं रखी जा रही और कोई भी सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ कुशाग्र अवस्थी, इंडिया वॉइस, कानपुर। तो फिलहाल रुक लेते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। गाजियाबाद में मिलावटी पनीर और खोया बनाने वाली 3 डेयरियों पर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, ग्राम नाहली में देर रात हुई छापेमारी के दौरान 868 किलो पनीर और 170 किलो खोया मौके पर ही नष्ट किया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने तोमर डेयरी, कलवा डेयरी और शकील डेयरी पर एक साथ छापेमारी की। जांच के दौरान टीम को मिल्क पाउडर, वनस्पति सफेद पाउडर, व्हाइटनिंग एजेंट और रिफाइंड पोमोलिन ऑयल समेत कई संदिग्ध पदार्थ मिले हैं। अब विभाग ने बरामद सामग्री के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक्चुअली विभाग को कुछ इनपुट्स मिले थे और विभाग इन पर पहले से थोड़ा सा अपना अध्ययन कर रहा था, इनपुट ले रहा था। उससे मुझे ये मिल गया कि हाँ, ये लोग केवल रात में काम करते हैं, 10 बजे काम शुरू करते हैं, 3 बजे इनकी गाड़ियां दिल्ली के लिए निकल जाती हैं। तो इसलिए जो प्लानिंग की गई वो रात की गई। रात में प्लानिंग का कारण ये था और चूंकि हमें प्रोसेसिंग करते हुए पकड़ना था, तभी हमें ये मेथड, इनकी मेथोडोलॉजी पकड़ में आती कि किस प्रक्रिया से ये लोग पनीर बनाते हैं। इसलिए हम लोगों ने रात में 10:30 बजे वहाँ पे रेड की और मौके पे विनिर्मित खोआ और पनीर मिला। लगभग 7 कुंटल पनीर, 2 कुंटल खोया के आसपास विनिर्मित मिला। उसके अलावा जिन चीज़ों से बना रहे थे उसमें स्किन मिल्क पाउडर मौके पे मिले हैं, खाली पैकेट भी मिले हैं, भरे हुए पैकेट भी मिले हैं। हमने खाली पैकेट भी सीज किए हैं और भरे पैकेट भी। इसी तरह वनस्पति ऑयल मिला है, पाम ऑयल, रिफाइंड ऑयल, जिसको ये लोग घी के स्थान पर रिप्लेस इनपुट उसका कर रहे थे, मिला के बना रहे थे। हमने उसको भी सीज किया है। उसके खाली टिन भी मिले हैं, भरे हुए टिन भी मिले हैं। कुछ यूनिक केमिकल्स मिले हैं जो एक्सपेक्टेशन के बाहर थे, जैसे रानीपाल मिला है, जो उनके द्वारा पूछताछ में समझ में आया। जो कारीगर थे उनसे पूछने में आया कि ये पनीर को एक्स्ट्रा व्हाइट करने के लिए मिलाते थे। तो 1-2 केमिकल और मिले हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के केमिकल प्रयोग किए जाते हैं, सर्फेक्टेंट या लेबलिंग एजेंट उनको कहते हैं। हम लोगों ने उसके भी सैंपल लिए हैं और जांच के लिए भेजा है। कच्ची सामग्रियों को, जो रॉ मटेरियल जिससे बना रहे थे, उसको हम लोगों ने जब्त किया है और चूंकि पनीर खोआ बहुत ही अस्वस्थकर स्थिति में बन रहा था, हम लोगों ने उसको भी नष्ट करा दिया है। ये पूरी कार्रवाई थी नाहली गांव की। ये गांव सभा नाहली है। तो आप सुन रहे थे खाद्य सुरक्षा अधिकारी जी को, जिन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर ये जो चीज जब्त की गई है, इन्हें अभी प्रयोगशाला में दिया गया है, जिसकी सैंपल रिपोर्ट भी, सर क्या रिपोर्ट भी आनी बाकी है इसकी? हाँ, रिपोर्ट आनी बाकी है। इसकी रिपोर्ट भी आनी बाकी है और ये जो त्योहार सीजन चल रहा है, इसके बाद भी ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। गाजियाबाद से इंद्रेश शर्मा, इंडिया वॉइस। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। कानपुर देहात के राजपुर विकासखंड के रसधान स्थित सिविलियन विद्यालय में पढ़ाई को लेकर हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, कक्षा 7 के छात्र माधव मिश्रा ने आरोप लगाया कि स्कूल में शिक्षिका पढ़ाने के बजाय बातचीत और फोन चलाने में व्यस्त रहती हैं, जबकि बच्चे खेलते रहते हैं। छात्र ने बड़े बच्चों द्वारा मारपीट किए जाने की शिकायत भी पुलिस से की है। शिकायत के बाद पुलिसकर्मी छात्र को लेकर स्कूल पहुंचे, जहां शिक्षिका और छात्र के बीच बातचीत हुई और इसी दौरान शिक्षिका द्वारा छात्र को डांटने का भी वीडियो सामने आया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में शिक्षिका छात्र को मारने की धमकी देती हुई सुनाई दे रही है। अब शिक्षा विभाग की जांच पर सभी की निगाहें हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ के रहीमाबाद में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, 75 वर्षीय छत्रपाल की 9 जुलाई को मौत हो गई। आरोप है कि उनके इकलौते बेटे महेंद्र ने चचेरे भाई के साथ मिलकर मृत पिता के शव का अंगूठा सादे कागजों पर लगवाया ताकि संपत्ति पर कब्जा किया जा सके। जांच में सामने आया कि छत्रपाल ने बेटे की प्रताड़ना से परेशान होकर उसे संपत्ति से बेदखल कर दिया था और अपनी जमीन बेटियों के नाम कर दी थी। घटना का वीडियो ग्रामीणों ने बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। वही वीडियो सामने आने के बाद रहीमाबाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बांदा के राजकीय रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज से बड़ी खबर सामने आई है, जहां इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचने वाले मरीजों को लेकर अब व्यवस्थाओं पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कुछ डॉक्टर स्टाफ ड्यूटी से नदारद रहते हैं, जबकि पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी की जांच रिपोर्ट पर अधिकृत हस्ताक्षर को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं मरीजों से ऑपरेशन से पहले 25 से 30 हजार रुपए की दवाइयां और मेडिकल सामान बाहर से खरीदने को कहा जाने का भी आरोप है। एक डॉक्टर की करीब 11 साल से लगातार तैनाती और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने पर भी सवाल उठ रहे हैं। साथ ही कॉलेज के लंबे समय से प्रभारी प्रिंसिपल के भरोसे चलने को लेकर भी प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो कटघरे में है। अब सवाल है, क्या इन आरोपों की जांच होगी और मरीजों को बेहतर व्यवस्था मिलेगी? किस बच्चे का क्या नाम है? दीपक। कहाँ दिखाने गए थे? कान वाले डॉक्टर। अच्छा, तो बाहर की दवाई लिखी है क्या? हाँ, 2-3 लिखी थी बस। कितने की आई हैं? 600। अच्छा, अंदर नहीं मिली थी क्या दवा? अंदर भी मिली। बाहर 600 की आई। ठीक, तो आज ऑपरेशन होना है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम कबरई से। तो क्या कितना सामान मंगाया है बाहर से, कितने का? उन्होंने मंगाया था, पर्चा बना के दिया था। उन्होंने हम 24,600 का पेमेंट। कहाँ से खरीदा है? मेडिकल बाहर। बाहर कौन से मेडिकल से? सचिन मेडिकल। सचिन मेडिकल से। अच्छा, पर्चा दिखा सकते हैं आप? क्या नाम है आपका? बाबूलाल। आपके मरीज का क्या नाम है? कल्लू। कहे का ऑपरेशन होना? पेशाब नली। पेशाब नली। अच्छा, पेशाब की नली में गांठ है। अच्छा, तो बाहर से दवाई मंगवाई है क्या? हाँ, बाहर से दवाई मंगवाई। कितने की? कितनी की आई है? 24,600। क्या क्या सामान लाए हैं बाहर से आप? ये रखा है जो सामान है। अच्छा, बस कट कर दो। क्या नाम है भैया आपका? राजेश कुमार। कहाँ से आए हो? मौदा से। मौदा से आए हो? किस डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर अनूप कुमार सिंह। क्या तकलीफ है? सामने गांठ थी बच्चे की, तो उसी का ऑपरेशन करवाना था। तो बाहर से दवाई लेने आए हो? हाँ, बाहर से लिख के दिया डॉक्टर साहब ने, नहीं लिख के दिए, स्टाफ थे वही लिख के दिया है। कितने की पड़ी दवाएं? 1900 की। 1900 की दवाएं हैं? जी। अंदर नहीं मिली क्या दवा? अंदर के लिए नहीं लिखा है। अच्छा, बाहर से लेना पड़ा। ठीक। विकास सिंह। यहाँ किसको दिखाने आए थे? नाक वाले डॉक्टर को। तो क्या हुआ, बाहर से दवाएं ले रहे हैं क्या? बाहर से दवा सब लिखा है, जांचें लिखी। कितने की दवा है ये? 1200। अच्छा, अंदर नहीं मिली थी क्या? नहीं, अंदर नहीं। तो यहाँ यही चल रहा है क्या, बाहर से दवाएं मंगा रहे हैं? हाँ, कुछ जांचें बाहर से और दवा बाहर से। ठीक। किस विभाग में दिखा के आए? ये गले का दिखाया था। अच्छा, तो क्या हुआ, बाहर दवाई ले रहे थे आप? बाहर की दवा लिखी थी ना, तो लेने गया तो कितने की पड़ी आपको? 400 रुपये। 700? 400 रुपये का एक छोटा सा। अंदर दवाई नहीं मिली क्या? मिली है, आधी अंदर आधी बाहर। अच्छा, तो क्या लग रहा है, इस तरह बाहर से दवाई खरीदना पड़ता है? मतलब क्या है, फिर जब गवर्नमेंट सुविधा दे रही है तो क्या मतलब भाई, तो बाहर से खरीदना पड़ रहा है। ठीक। कुछ स्रोतों से खबर आई थी कुछ डॉक्टर बाहर की दवा लिख रहे हैं। इसी का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा एडीएम न्यायिक को मुझे भेजा था मौके पर, तो मेरे द्वारा जांच की गई थी और फिर प्रिंसिपल जो है रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य को निर्देशित जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया है कि भविष्य में कोई ऐसी पुनरावृत्ति न हो, कोई ऐसा तथ्य न आवे कि उन पर कार्रवाई करना पड़े। किसी तरह की जांच भी चल रही है क्या सर? जांच अभी तो ऐसा नहीं, लेकिन अगर जो आप लोगों द्वारा तथ्य संज्ञान में लाया है उसका परीक्षण किया जा रहा है। अगर तथ्य सही पाए जाएंगे तब उसके बाद आगे उसी आधार पर कार्रवाई। ठीक। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सिद्धार्थनगर जिले में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आकस्मिक निरीक्षण के दौरान एक गैर पंजीकृत अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया। सेंटर बढ़या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने स्थित दीक्षा पैथोलॉजी पॉली क्लिनिक में संचालित हो रहा था। नोडल अधिकारी के नेतृत्व में टीम के पहुंचते ही संचालक को इसकी भनक लग गई और वो पीछे के दरवाजे से फरार हो गया। सेंटर का अगला शटर बंद था, जबकि अंदर अल्ट्रासाउंड मशीनें मौजूद मिले। निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सेंटर को सील कर दिया है। कार्रवाई के दौरान सीएससी कर्मचारी भी जो हैं वो मौजूद रहे। विभाग अब मामले में आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। दीक्षा पॉलीक्लिनिक की शिकायत मिली थी उनको कि वहाँ पे शायद अल्ट्रासाउंड चलाया जाता है।
उसके क्रम में जांच करने पर वहाँ पे अवैध तरीके से अल्ट्रासाउंड की मशीन मिली और जो कि संचालित थी, क्योंकि उसमें कल के ही दिनांक में एक मरीज का अल्ट्रासाउंड किया गया था। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पे कोई संचालक मिले नहीं, तो इसलिए उसको सील कर दिया गया है उसी बुकिंग में और रिपोर्ट बना के अभियोग दाखिल कराया है। और भी उसी तरह से चलते हैं सर अल्ट्रासाउंड वगैरह रजिस्ट्रेशन के उसी जगह हैं और उसी क्षेत्र में, तो उन सब के लिए सर क्या? देखिए लगातार कार्रवाई जारी है। जब से मैंने चार्ज लिया है, ये शायद चौथा या पांचवा अल्ट्रासाउंड सेंटर था जो अवैध तरीके से संचालित था और सील किया गया है और ये कार्रवाई अनवरत रूप से जारी रहेगी। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।